सो हेलो एवरीवन। घटना चक्र आय दृष्टि खत्म करने के क्रम में ये हमारी तीसरी क्लास है। अच्छा, हम अपनी जो क्लास है उसमें जो भी हम मैपिंग या वीडियो वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो आप इनकी जो पीडीएफ है या जो वीडियो हैं, आप उन्हें कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमने कल जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट किया था, उसमें थोड़ा सा ये रह गया था एक पेज। हम इसको पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद हम आर्थिकी वाले जो सेक्शन है उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो खबर ये है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर है गीटानोस नौसेदा। ठीक है, गीटानोस नौसेदा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए मेक्सिको ने, किसके साथ में? इक्वाडोर के साथ में। देखो, इक्वाडोर के बारे में आपको पता है कि ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, कौन है? ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, और इसके बारे में जो मेक्सिको है, मेक्सिको के बारे में आपको पता है कि ये एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों ने आपस में संबंध क्यों ख़त्म कर दिए हैं? अपने कूटनीतिक संबंध क्यों ख़त्म कर दिए हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मेक्सिको है ना, मेक्सिको का दूतावास इक्वाडोर में था, तो वहाँ पर पुलिस की छापेमारी कुछ की गई थी इक्वाडोर के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि इक्वाडोर ने भी बहुत सारे आक्षेप लगाए थे इन पर, मेक्सिको के दूतावास पर। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है डिस्प्यूट बढ़ा था, और फाइनली इन दोनों के बीच में जो कूटनीतिक संबंध थे वो समाप्त हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो इसका उत्तर है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है चीन, और तीसरा है रूस। अब इसमें फोर्थ स्थान जो है दिया नहीं गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चौथा स्थान कौन सा है? भारत का है चौथा स्थान। ठीक है, हम ये वन लाइनर पढ़ रहे हैं, इसके बाद में जब हम इनको विस्तृत रूप में करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे आगे चल के, तो उसमें हम ये पूरी न्यूज़ अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें भारत का भी 4th नंबर पर नाम आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि, और हाँ, इस न्यूज़ को हमने घटनासार में भी पढ़ा ही था, आपको याद ही होगा। ठीक है, अगला है कि टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची, टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2024 में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? ये 17 अप्रैल की न्यूज़ है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 8 लोगों ने। अच्छा, उन 8 में कौन कौन है? तो आपको पता है अजय बंगा हैं, सत्य नडेला हैं, आलिया भट्ट हैं, साक्षी मलिक हैं, देव पटेल हैं, आसमा खान है, प्रियमवदा नटराजन है, और जिगर शाह है। ठीक है, एक बार इन जो ये नाम है, इन पर नज़र जरूर मार लीजिएगा। ठीक है, ये दिमाग में दीजिएगा, ये जो अभिनेत्री हैं ये आलिया भट्ट है। ठीक है, साक्षी मलिक हैं। ठीक है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला है कि स्वर्ण की धूल, यानी कि सोने की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट इरेबस कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है अंटार्कटिका में। देखो, जो माउंट इरेबस है ना, यहाँ से क्या है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि इसके साथ जो धूल, गैस, राख जो निकलती हैं, उसके साथ में क्या है कि कुछ गोल्ड के जो है कंपोनेंट पाए गए हैं। ठीक है, उसमें कुछ गोल्ड की मात्रा पाई गई है, तो इसलिए उसको स्वर्ण की धूल उगलने वाला जो है वॉल्केनो कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है साइमन हैरिस बने हैं, जो 37 ईयर्स के हैं। ठीक है, अगला है कि आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। ठीक है, बजरनी बेनेडिक्टसन। ठीक, अगला है कि भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया था? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन इंद्रावती। अच्छा, इसको ना हमने, आपको पता है कि जो मैपिंग वाली क्लास कवर की थी, उस मैपिंग वाली क्लास में हमने बताया था इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। ठीक, एक बार फिर भी देख लीजिए। ठीक है, हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका है,
और ये है अपना साउथ अमेरिका। अब इन दोनों के बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इन्हें वेस्ट इंडीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इनको हम बड़े चित्र में देखें तो देखो, ये वाला जो है, ये वाला ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये है क्यूबा। ठीक है, क्या है ये क्यूबा है। और क्यूबा के अगर आप नीचे देखोगे तो ये एक आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा है, ये एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। इस आइलैंड का नाम है हिस्पैनियोला। ठीक है, क्या नाम है इस आइलैंड का? इस आइलैंड का नाम है हिस्पैनियोला। ठीक है, अब इस हिस्पैनियोला पर आप देख रहे होंगे कि एक ये हैती नाम दिखाई दे रहा है और दूसरा ये आपको डोमिनिकन रिपब्लिक नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको ये बीच में एक लकीर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब समझो, ये जो हिस्पैनियोला आइलैंड है, इसके जो वेस्टर्न क्षेत्र में आप देख रहे हैं, यहाँ इस क्षेत्र में जो मैंने अभी रंगा है, इस क्षेत्र में जो आप देख रहे हो, ये 1/3 भाग है पूरे हिस्पैनियोला आइलैंड का, और ये देश है हैती। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब इसके जो ईस्टर्न पार्ट में आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट में देख रहे हो, ये भी इसी हिस्पैनियोला आइलैंड का पार्ट है, और ये है 2/3, पूरे पार्ट का 2/3 है, और इस देश का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी कि हिस्पैनियोला आइलैंड पर दो देश हैं, एक है हैती और दूसरा है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक 2/3 भाग पर है और हैती 1/3 भाग पर है। अब मामला हुआ क्या है कि हैती में बहुत ही बुरी अव्यवस्था फैली हुई है। हमने मैपिंग वाली क्लास में आपको बताया भी था, और आई होप तुम लोगों ने उसको जो है ज्वाइन भी किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसमें हैती में जो यहाँ का जो ज़्यादातर संपत्ति है वो कुलीन वर्ग के हाथों में है, जैसे सामंत नहीं होते उसी तरीके से, और उन कुलीनों की रक्षा में जो है हथियारबंद लोग हमेशा लगे रहते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया है कि उन कुलीनों का इतना बड़ा आधिपत्य है कि हैती में अगर कोई भूकंप आए या फिर कोई आपदा आए तो अलग अलग देशों के द्वारा जो उनकी वित्तीय सहायता की जाती है, जो इन देशों जो हैती की वित्तीय सहायता की जाती है, उस वित्तीय सहायता का भी, यानी उस पैसे को भी जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो अपने ऐशो आराम के लिए यूज कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा बुरी अव्यवस्था है। ठीक, अब यहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट थे, उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ कुलीन वर्ग ने छेड़ दिया था जो है काफ़ी समय से, एक हथियारों के साथ, यानी कि हथियारबंद एक ग्रुप को लेकर के जो है इन्होंने जंग छेड़ दी थी। हैती की जो पुलिस है, आर्मी है, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन जो भी है उसके खिलाफ जो है कुलीन वर्ग ने अपने जो सैनिक जो है उतार दिए थे, और इनमें चल रहा था काफ़ी झगड़ा बुरी तरीके से। ठीक है, हालांकि ये झगड़ा बहुत समय से चला आ रहा था, लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से चल रहा था। तो इसलिए भारत सरकार ने जो यहाँ पर हैती में जो भारतीय लोग थे उनको बाहर निकालने के लिए, हैती से डोमिनिकन रिपब्लिक में पहुँचाने के लिए ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन का नाम है इंद्रावती। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अच्छा, ये बाकी की जो आइलैंड हैं ये भी काफ़ी चर्चा का विषय बने रहे। आप लोग एक काम कीजिए, जो मैपिंग की वीडियो आई है उस मैपिंग की वीडियो 1 में इन आइलैंड्स की चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप मैपिंग वीडियो 1 से कंप्लीट कर सकते हैं। जो जो आइलैंड पूरी साल चर्चा का विषय बने रहे थे उन सभी आइलैंड्स की हमने इसमें जो है चर्चा की है। ठीक है, और अच्छे से समझाया भी है। चलिए अब आ जाते हैं, हम अपनी वीडियो पर पहुंच जाते हैं, अब हम अपनी पीडीएफ पर। ठीक है, अब हम अपनी पीडीएफ पर पहुंच जाते हैं। चलिए, तो अगली न्यूज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है भारत। ठीक है, भारत को आईटीयू का जो है क्या चुना गया है? भारत को आईटीयू का जो सह अध्यक्ष चुना गया है, वो भी डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का। ठीक है, आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है। आईटीयू के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हर बार जरूरी थोड़ी है कि वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ यही पूछता रहेगा, कभी कोई दूसरा संगठन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आईटीयू के बारे में पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन।
ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो ITU है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1865 में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो एक बार इसको देख लेना, याद करना है ये, ठीक है। अगला है, जो हमारी अगली न्यूज है वो है कि पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है क्रिस ब्राउन। इसका नाम याद कर लेना है, ठीक है। और जो पॉइंट निमो है, ये पॉइंट निमो साउथ पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। ये पॉइंट निमो जो है वो साउथ पैसिफिक ओशियन में है। ये भी आपको जो है दिमाग में रख लेना है एक बार, ठीक है। इसके आसपास कोई क्षेत्र है भी नहीं जो कि हमें उसको मैप में दिखाते, इसलिए ये याद करना ठीक है कि ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई अलग अलग ओशियन का नाम दे सकते हैं, या फिर साउथ की जगह नॉर्थ पैसिफिक ओशियन दे सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो किसे दिया गया है? तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया है। अगली न्यूज है कि लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन यानी कि थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित किया गया है? 18 से 20 मार्च की न्यूज है। सियोल में आयोजित किया गया है, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित किया गया है, ये याद रखना है। अगला है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर है एलोन मस्क, ठीक है। चलो ये याद कर लेना है आपको। इसका जो है कौन है सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एलोन मस्क, ठीक है। अच्छा, ये जो अमीर लोग हैं ना ये बदलते रहते हैं, कभी कोई बन जाते हैं कभी कोई। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी जो कंपनियां हैं उनके शेयर अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है, इसलिए। अगला है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस इसका सही उत्तर है, याद कर लेना है, काफ़ी सरल सवाल है। अगला है कि किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो इसका उत्तर है सऊदी अरब, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर सऊदी अरब है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। और 3D प्रिंटेड मस्जिद को आप एक बार देखना चाहते हैं तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये 3D प्रिंटेड मस्जिद है जो सऊदी अरब के जेद्दा शहर में बनाई गई है। कहाँ? सऊदी अरब के जेद्दा शहर में बनाई गई है ये 3D प्रिंटेड मस्जिद है, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल बनता है कि 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? ठीक है, 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया? भारत में 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? एक बार ये इस सवाल का जो है आपको उत्तर लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। चलो, और उत्तर जरूर लिखा कीजिए। अगर आपको पता हुआ करे तो भी लिखा कीजिए, नहीं हुआ करे तो एक बार देख लिया कीजिए, लेकिन उत्तर लिखा कीजिए, ठीक है। आगे आते हैं कि किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर है मॉरिशस विश्वविद्यालय, ठीक है। अब देखो, मॉरिशस की जो लोकेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि भारत के संदर्भ में ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है, ठीक है। लेकिन हम अभी मॉरिशस का मैप नहीं लेके आए, हाँ एक जगह पर लेके आए। उसके पीछे रीज़न ये है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, हाँ एक बार ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये अपना भारत है। और भारत के साउथ वेस्ट में आप देख रहे हैं कि मॉरिशस है, ठीक है, ये मॉरिशस है। लेकिन यहाँ पर आसपास और भी आइलैंड हैं और भी देश हैं, ठीक है। हम उनको यहाँ पर नहीं लेकर के आए, ठीक है, क्योंकि हम अभी जब चर्चा चलाएंगे ना, इसके बाद जो मैपिंग की जो क्लास लेकर के आएंगे हम, उस मैपिंग की क्लास में ये सारे क्षेत्रों को कवर करना है। धीरे धीरे जो क्षेत्र चर्चा का विषय बने रहे उन सारे क्षेत्रों को कवर करना है, ठीक है। अगला है कि फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर स्टब कौन बने हैं? फिनलैंड के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अब अगला है कि यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो इसका उत्तर है कोसोवो। अब देखो, यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये जो वीज़ा मुक्त शेंगेन क्षेत्र क्या है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं हम, ठीक है।
एक बार हम ये मैप में देख लेते हैं, क्योंकि हम इसका जो है आपके लिए चित्र लेकर के आए। देखो ये आप जो देख रहे हैं ये है यूरोप, ठीक है। और ये मैप आपने एक बार नहीं कई बार देखा होगा कि भाई ये यूरोप का मैप है, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, कि भाई ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, पोलैंड है, ये बेनेलेक्स कंट्रीज हैं जिसमें बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है, ये इटली है, ठीक है, बुल्गारिया, टर्की, यूक्रेन, ठीक है। लेकिन आपको इसमें कहीं पर भी कोसोवो नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कोसोवो। अब कोसोवो को ना एक बार इसमें देख लीजिए, हम इसमें आपको दिखा देते हैं सही से, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको, इस मैप में आप देख रहे हैं कि ये है ग्रीस, ठीक है। एक बार यहाँ देखिए, ये है ग्रीस, और इसके ऊपर इस देश को छोड़ने के बाद में ये जो दिखाई दे रहा है ना क्षेत्र आपको, जिसको हम रेड कलर में कर रहे हैं, ठीक है, ये देश है कोसोवो, ठीक है। क्या है ये देश? ये है कोसोवो। चलो ठीक है, कोसोवो की जितनी इम्पोर्टेंट लोकेशन है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है, इसलिए हम ये मैप लेकर के आए, ठीक है। हमने बात कर रहे हैं शेंगेन क्षेत्र की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शेंगेन क्षेत्र की। तो हमने ये बात समझी कि यूरोप के ज़्यादातर क्षेत्र जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब सवाल आपसे ये है कि मान के चलो आप इंडिया से स्पेन जाते हैं, और आप स्पेन में जाने के बाद में आपने स्पेन का वीज़ा लिया है, ठीक है। तो स्पेन का वीज़ा लिया है, आप स्पेन में घूमे, आपका मन किया कि नहीं आप फ्रांस में भी अब एक बार घूमना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या सवाल आपसे ये है कि स्पेन के बाद में जब आप फ्रांस जाएंगे तो क्या फ्रांस का आपको अलग से एक वीज़ा लेना पड़ेगा? भाई अगर टेक्निकली देखें तो देश अलग है तो अलग से वीज़ा लेना चाहिए। तो अब समझो, अगर आप स्पेन का वीज़ा लेंगे और तब फ्रांस में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ्रांस का अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेंगेन का वीज़ा लेंगे तो आप केवल स्पेन में ही नहीं, आप पुर्तगाल में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में, लाटविया, फिनलैंड, स्वीडन और रोमानिया, हंगरी, उन तमाम देशों में घूम सकेंगे जिन्होंने शेंगेन का जो है वीज़ा को अनुमति दी है, ठीक है। अब समझो बात शुरू से। देखो असल में क्या है ना कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं या फिर यहाँ के भी लोग जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो इसके लिए ना इन देशों ने मिलकर के एक वीज़ा बनाया है जिसे शेंगेन वीज़ा नाम दिया गया है, ठीक है। अब उस शेंगेन वीज़ा को जो भी ले लेता है वो उन तमाम देशों में घूम सकता है बिना वीज़ा के, जो जिन जिन देशों ने इस ट्रीटी पर जो है साइन किए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लिखा है येलो कलर में लिखा हुआ है EU एंड शेंगेन स्टेट, यानी कि येलो कलर में इस मैप में आपको जो जो देश दिखाई दे रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी है, और इसके साथ ही उन्होंने शेंगेन क्षेत्र के जो वीज़ा है, जो शेंगेन क्षेत्र है उस पर भी उस ट्रीटी पर भी इन्होंने जो है साइन किया हुआ है, ठीक है। अब जो आप ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहे हैं वो लिखा है कि शेंगेन मेंबर्स ओनली, यानी कि अगर आपने स्पेन का, अगर आपने जो है वीज़ा लिया शेंगेन के जरिए, स्पेन गए, ठीक है, शेंगेन वीज़ा के जरिए, तो आप नॉर्वे में भी घूम सकते हैं। लेकिन सवाल आपसे ये है कि क्या नॉर्वे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है? तो जवाब है नहीं। क्यों? देखो आपको दिखाई दे रहा है ना नॉर्वे के अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड जो है आपको डार्क जो है आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नॉर्वे भी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको बीच में एक और देश दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। क्या नाम है इसका? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड है। तो देखो आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया। अब इसके अलावा आपको एक और देश दिखाई नहीं दे रहा, और वो है यहाँ स्विट्जरलैंड के पास में, यहाँ पर देखिए जो हम डार्क कर रहे हैं, यहाँ पर है वो देश, ठीक है। और उस देश का नाम है लिंचस्टीन। क्या नाम है? लिंचस्टीन, ठीक है। अब समझो हमने ये देशों के नाम क्यों बताए आपको। ये आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और ये लिंचस्टीन हो गया। ये 4 देश ऐसे हैं जो यूरोप का हिस्सा तो हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये 4 देश ऐसे हैं जो यूरोप का हिस्सा हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये शेंगेन क्षेत्र को जो है मान्यता देते हैं। यानी कि आप शेंगेन का वीज़ा लेते हैं तो आप इन क्षेत्रों में घूम सकते हैं, लेकिन ये देश यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? आ गई होगी समझ में। अब समझो दूसरी बात कि ये क्या लिखा, ये है बिल्कुल डार्क ब्लू कलर में, ठीक है, लिखा है EU मेंबर्स ओनली,
ठीक है। अब यहाँ पर आपको साउथ में देखो मेडिटेरियन सी में आपको यहाँ साइप्रस दिखाई दे रहा होगा, और अब नॉर्थ में देखो ये आपको आयरलैंड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आयरलैंड और साइप्रस ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने शेंगेन वीज़ा को मान्यता नहीं दी है, यानी कि अगर आप शेंगेन का वीज़ा लेते हैं तो इन क्षेत्रों में नहीं जा सकेंगे, ठीक है। हमारा केवल ये समझाना था, बाकी चीज़ें आप लोग समझ ही चुके होंगे, ठीक है। कि ये चीज़ दिमाग में रखना कि ऐसे कौन से यूरोपीय देश हैं जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेंगेन वीज़ा किस काम में आता है ये भी आपके दिमाग में जो है आ चुकी होगी बात, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे और अपनी PDF पर हम वापस लौटते हैं, ठीक है। कहाँ होगा वापस, चलिए हाँ, अपनी PDF पर हम वापस आ जाते हैं। इसमें बिल्कुल अगला है कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है, तो इसका उत्तर है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस की लोकेशन हमने देखी थी और इसके बारे में, इसके आसपास के जो देश हैं उनके बारे में हम आगे चल के और पढ़ लेंगे, ठीक। अगला है कि भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है, तो इसका उत्तर है निकारागुआ। अब एक बार देखो यहाँ ये लिखा है भारतीय भेषज संहिता। अब ये जो भेषज संहिता है इसको देख करके अचानक अपना BP लो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि भेषज संहिता है क्या ये समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये नहीं समझ में आया होगा ज़्यादातर लोगों के, ठीक है। तो देखो भेषज संहिता क्या है, तो एक शब्द में समझो ये एक किताब है, ठीक है। भेषज संहिता क्या है, ये एक किताब है। किस चीज़ की किताब है, तो देखो बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, मेडिसिन वगैरह, इन सब का कोई तो फॉर्मूला होता होगा, बनती हैं अगर ये तो कुछ तो फॉर्मूला बनता होगा कि भाई इसमें इतना पोटेशियम डालेंगे, इतना इसमें हेलोजन, जो भी चीज़ें डलती होंगी इसमें, जो जो तत्व डलते होंगे सबका एक फॉर्मूला बनता होगा, सबका एक रेशियो रहता होगा, ठीक है। वो सारे रेशियो लिखे जाते हैं इस किताब में, इस किताब में वो सारे रेशियो लिखे गए हैं, ठीक है। इसके अभी तक 8 संस्करण आ चुके हैं इस किताब के, ठीक है। इसके अभी तक 8 संस्करण आ चुके हैं। ये जो भारतीय भेषज संहिता है इसके 8 संस्करण आ चुके हैं। इसमें जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती हैं उनको बनाने की विधि जो होती है, उनको बनाने के जो फॉर्मूला होते हैं वो लिखे होते हैं इसमें, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, अब नहीं समझ, अब तो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, अब नहीं समस्या देने वाली होगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है कि भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है, तो इसका उत्तर है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका उत्तर है 42वां। भारत का कौन सा स्थान है, 42वां स्थान है भारत का, ठीक है। अच्छा, इसमें ना अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो आपको पता हो पहले पर USA है और उसके बाद में फ्रांस है, ठीक है। सेकंड नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है और फिर है स्वीडन, ठीक है। इन देशों को हम देखेंगे जब इसको विस्तृत रूप में मैगजीन को पढ़ेंगे, तब हम इन देशों को देखेंगे, ठीक है। और इस खबर के बारे में भी और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, ठीक। आगे आते हैं। अगला है कि कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है, तो इसका उत्तर है फिलीपींस। कौन सा, क्या है इसका उत्तर, इसका उत्तर है फिलीपींस। अच्छा देखो ये है ना जो कि इसमें जो बात कह रहा है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है कि जो महिलाएं हों जब काम करने जाती हैं बाहर, तो जेंडर लेवल पर और कई आधारों पर जो है भेदभाव झेलना पड़ता है, उत्पीड़न झेलना पड़ता है, और सिर्फ लिंग के आधार पर नहीं, और भी कई जो मतलब ऐसा भी होता है कि जो श्रमिक होते हैं उन्हें भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है जहां काम करते हैं वहां पर, ठीक है। तो इसके लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक अनुसमर्थन बनाया है, ठीक है, एक जो है कन्वेंशन बनाया है उस पर जो है, और उसके कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है। तो उन पर जो अनुसमर्थन करने वाला है, उन्हें अपनाने वाला जो देश है पहला, वो फिलीपींस है, ठीक है। आगे कहते हैं कि इंडेक्स एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, 20 से 21 फरवरी 2024 की न्यूज है, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है कि यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, तो ये दूसरा संस्करण था। तो इंडेक्स एक्स का पूरा नाम क्या है,
तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम, ठीक है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम, ठीक। अगली न्यूज है कि किस देश में चक्रवात किरिली, क्या नाम है, किरिली चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है, तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सवाल अगला कह रहा है कि यह कैसा चक्रवात था, तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। अच्छा, हम ना ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और एक टेम्परेट साइक्लोन है, ये कितने बड़े स्तर पर होते हैं, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में होते हैं, और क्यों इन्हें ट्रॉपिकल कहा जाता है, क्यों इन्हें टेम्परेट कहा जाता है, ये मैपिंग वाली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है, तो उत्तर है जोसेफ बोकाई। अगला है कि युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो इसका उत्तर है तीसरा शिखर सम्मेलन। और ये तीसरा शिखर सम्मेलन किसका था, ठीक है, सवाल तो ये बनता है, तो G77 के सदस्य देश एवं चीन का, ठीक है, इन्होंने मिलकर जो है इसका तीसरा शिखर सम्मेलन बनाया था। और इसका विषय क्या था, तो इसका विषय है लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। फिर है कि किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है, तो इसका उत्तर है कनाडा ने। तो कनाडा के 3 शहर हैं या फिर नगर मान के चले, उनका नाम है ब्रैम्पटन, फिर है ओकविले और तीसरा है ब्रेंटफोर्ड। अब इनको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि नाम आ सकते हैं मिलाने के लिए कि एक तरफ देश आ जाए और दूसरी तरफ क्या आ सकता है, दूसरी तरफ नगरों के शहरों के नाम आ सकते हैं, आपको मिलाने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ब्रैम्पटन हुआ, ओकविले हुआ या ब्रेंटफोर्ड हुआ, ये कनाडा के नगर हैं, ठीक है। अगला है कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका उत्तर है बर्नार्डो एरेबलो, ठीक है। फिर है कि कौन डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बने हैं, सॉरी नए सम्राट बने हैं, तो इसका उत्तर है फ्रेडरिक दसम, क्या है, फ्रेडरिक दसम, ठीक है। अगला है कि भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका उत्तर है यूनाइटेड अरब अमीरात ने, ठीक। फिर है कि फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो उत्तर है गैब्रियल अट्टल। फिर है कि किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन यानी कि अलायंस फॉर ग्रीन फ्यूल की घोषणा की को गठित करने की जो है घोषणा की है, तो इसका उत्तर है डेनमार्क, ठीक है। भारत किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है, तो इसका उत्तर है डेनमार्क, यानी कि हरित ईंधनों पर गठबंधन यानी कि अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल, ठीक है। चलो, इस गठबंधन का क्या नाम है, तो GFAI यानी कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ठीक। फिर है कि सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर है चाड, ठीक है। और फिर है कि शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो इसका उत्तर है कुवैत, ठीक है। तो ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो हमारी फिनिश हो चुकी हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारी फिनिश हो चुकी है। अब बात करते हैं आर्थिकी पर, ठीक है, आर्थिकी पर अब हम बात करेंगे। तो आर्थिकी में जो हमारी पहली न्यूज है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है, तो इसका उत्तर है अमरावती। अच्छा, आपको पता है आंध्र प्रदेश की भी राजधानी अमरावती है, ठीक है, लेकिन ये जो अमरावती की बात चल रही है, ये अमरावती कौन सी है, ये है अमरावती महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, एक बार ना ये जो PM मित्र पार्क है, PM मित्र पार्क है, इनके बारे में एक बार देख लो। देखो, इनका जो नाम होता है वो है PM यानी कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ठीक है। देखो, ये क्या है कि एक हब बनाना होता है कपड़ों से संबंधित, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी सिलाई बुनाई, इनसे संबंधित एक हब होता है, उससे क्या बोला जाएगा, उसे PM मित्र पार्क बोला जाएगा, जो कपड़ों का होगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब अगर हम देखें एक बार हम इसको मैप पर देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक कुल 7 जो है PM मित्र पार्क बनाए जा चुके हैं, ठीक है। PM मित्र पार्क अभी तक कितने बनाए चुके हैं, 7 PM मित्र पार्क बनाए जा चुके हैं। उन 7 PM मित्र पार्क को एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस तरह के ये हब बनाए जाते हैं। और आपको जो सामने मैप दिखाई दे रहा है, तो इंडिया के मैप में जो 7 PM मित्र पार्क बनाए गए हैं उनकी लोकेशन को बताया गया है। अब इन 7 के 7 PM मित्र पार्क कौन सा कहाँ पर बनाया गया है, ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है।
पीएम मित्र पार्क। तो एक है ग्रीन फील्ड। अच्छा, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का अंतर भी समझा देते हैं। देखो, जहां पर पूरी तरीके से नया निर्माण किया जाएगा, सब कुछ पूरा इंफ्रा सब कुछ नया होगा, तो वो ग्रीन फील्ड हो गया। और जहां पहले से कार्य चल रहा था उसमें अगर पूंजी जुड़ा करके अगर बनाया जाएगा तो वो ब्राउन फील्ड हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिखाई दे रहा है। यानी कि एक बात साफ हो गई कि हमारे जो लखनऊ है, लखनऊ में ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क बनाया गया। ठीक, अब इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात के आप नवसारी में देख रहे हैं, यहाँ पर भी ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क बना। महाराष्ट्र के अमरावती में ब्राउन फील्ड पीएम मित्र पार्क बना, अभी हमने न्यूज़ देखी थी। कर्नाटक के कालबुर्गी में हम देख रहे हैं कि ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क बना। तमिलनाडु के विरुधुनगर में हम देख रहे हैं ग्रीन फील्ड बना है। तेलंगाना के वारंगल में ग्रीन फील्ड बना है, और मध्य प्रदेश के धार में भी ग्रीन फील्ड बना है। तेलंगाना के वारंगल में ब्राउन फील्ड बना है। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, ग्रीन फील्ड पार्क के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, पीएम मित्र पार्क के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रीन फील्ड है ना, ये जो ग्रीन फील्ड कहीं पर भी पार्क बनता है, गवर्नमेंट उसको 500 बिलियन डॉलर की जो बिलियन रुपीस की जो है सहायता देती है। ठीक है, और जहाँ ब्राउन फील्ड बनता है वहाँ पर सरकार 200 बिलियन रुपीस की सहायता देती है। ठीक, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जहाँ ग्रीन फील्ड बन रहा है वहाँ पर 500 बिलियन रुपीस की, और जहाँ ब्राउन फील्ड बन रहा है वहाँ पर सरकार क्या देती है, 200 बिलियन रुपीस की सहायता देती है। ये जो योजना है ना कि पीएम मित्र पार्क को घोषित करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, क्लॉथ्स के मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, तो ये जो योजना है पीएम मित्र पार्क घोषित करने की, ये जो योजना शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी, तो ये योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी, और ये 2027-28 तक ये योजना चलनी है। ठीक है, ये अगर हम लिख दें कि इसकी अवधि क्या है, तो 2027-28 तक, और ये हम शुरू कर दे रहे हैं शुरू। ठीक है, शुरू कब हुई थी, 2021 में। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास पर, वापस आ जाते हैं हम अपनी पीडीएफ पर। ठीक, चलो ये हमारी आ चुकी है पीडीएफ, और ये जो नाम है कि केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, तो 7 हैं, और वो है विरुधुनगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। ये सारे नाम अभी हमने मैप में देखे ही है। ठीक है, अगला है कि कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है, तो इसका उत्तर है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, फिर है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो इसका उत्तर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कौन सा है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अगर हम देखें, इंग्लिश में नाम देखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंग्लिश में याद होता है आपको, हिंदी में नहीं पता होता, तो हम इसको मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू हम कह सकते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये है। तो और ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है जो है री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया है, कहाँ, गांधीनगर में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगला है कि किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया है, तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसका भी आपको जो है फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इस मंत्रालय की भी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको MeitY से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी देखें फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, MeitY। चलो याद रखना ये चीज़। अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये हमने समझ ही लिया है। इसका उद्देश्य क्या है, ब्लॉक चेन एज ए सर्विस प्रदान करना। ठीक है, ब्लॉक चेन को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। ठीक, 27वें राष्ट्रीय ब्लॉक चेन के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या कुछ डाटा पहुंचाना, ये पहुंचाने की एक तकनीक है, जिसमें क्या है ना कि जिसमें
जो ना तो फिर ये एक बार भेजने के बाद में ना तो इसको मिटाया जा सकता है, ना ही इसको एडिट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक बार किसी को पेमेंट किया, तो पेमेंट करने के बाद में ना तो उसको मिटाया जा सकता है, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद में ना तो उसको कभी अब मिटाया जा सकता है, ना ही उसको एडिट किया जा सकता है, ठीक है। जो हो गया वो हो गया, वो आपके हिस्ट्री में हमेशा रहेगा। तो ये ब्लॉकचेन है, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अगला है कि इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल, सॉरी एक मिनट, ये है हाँ, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका उत्तर है मुंबई। फिर है कि इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है, तो इसका उत्तर है लैब मित्र परियोजना को, ठीक है, लैब मित्र परियोजना को। अच्छा, ये लैब मित्र परियोजना के बारे में पता है आपको? ये जो लैब मित्र परियोजना है, ये चर्चा का विषय बनी रही है, लैब मित्र परियोजना। इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो परियोजना है ये अब उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। ये जो लैब मित्र परियोजना है ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, लेकिन जब इसको शुरू किया गया था तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं की गई थी, इसको बनारस में, यानी हम कहें तो वाराणसी में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा शुरू किया गया था, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा भाई, शुरू क्या किया गया था, ये है क्या लैब मित्र पहल? तो देखो, इसके तहत क्या है कि निजी बैंक और एनजीओ की सहायता से इसके तहत क्या किया गया था कि जब भी कोई व्यक्ति लैब में अपना कोई चेकिंग कराने जाता था, कोई भी चेकअप कराना है, उसने ब्लड का चेक कराना है या कुछ भी चेकअप कराना है अपनी बॉडी का, तो लैब में जाता है। अब लैब में जाने के बाद में एक तो वो लंबी कतार में लगा रहता है, ठीक है, लंबी कतार में लगने के बाद में उसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है। उसके बाद में जब वो रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तो लेने के लिए भी उतनी लंबी कतार में लगता है। लेकिन इसके तहत क्या किया गया कि जब व्यक्ति का सैंपल लिया जाएगा तो व्यक्ति के सैंपल के साथ में क्या किया जाएगा कि इसका मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा कि 4 से 12 घंटे के अंतर्गत इस व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर यहाँ इस लैब से जो है पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी, यानी कि इस व्यक्ति को अब लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये है लैब मित्र पहल, ठीक है, वाराणसी से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जानी है, ठीक है। और जो पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जानी है तो उत्तर प्रदेश में लैब रिपोर्ट नाम से चलाई जाएगी। किससे? लैब रिपोर्ट नाम से। लेकिन जो वाराणसी में चली थी वो लैब मित्र के नाम से चली थी, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है, तो इसका उत्तर है 152.2 करोड़। शायद हमारी कोई न्यूज़ छूट गई है क्या नीचे? सॉरी एक मिनट, हम शायद ऊपर पहुंच चुके थे न्यूज़ पर, हाँ यहाँ नीचे आ जाते हैं, गलती कर दी। हाँ, लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई है, तो वाराणसी में शुरू की गई है, ठीक है। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया है, तो इसका उत्तर है जितिन प्रसाद ने, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। IPHEX यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ठीक है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन फॉर फार्मा एंड हेल्थ केयर, ठीक है। यानी कि जो दिया है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन फॉर फार्मा एंड हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर 2024 का उद्घाटन किया है, तो वो है हमारे जितिन प्रसाद हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। अगला है कि नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के क्वार्टर 2 में प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसका उत्तर है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको कि नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, ये है क्या, इसके क्वार्टर 2 में, मतलब ये क्यों प्रकाशित की गई, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? तो देखो, इसके तहत क्या है कि ये उन देशों की मतलब ये उन शहरों की जो लिस्ट है, जिन शहरों में जो घर है ना, जो लोगों के लिए हाउस हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हों या लग्जरी हाउस हों, उनमें प्रति साल यानी कि प्रति वर्ष उनका रेट कितना ज़्यादा महंगा हो रहा है, इसको लेकर के ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स प्रकाशित किया गया था,
ठीक है। हर वर्ष यहाँ के शहरों में जो है रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनके घरों के, ठीक है, मकान के। तो अब कहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो पहले नंबर पर है मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है, जिसमें हर साल 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। वहीं दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर लिखाई है कि मुंबई है हमारी, क्या, मुंबई है, जहाँ पर जो घर हैं, जो घर हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हों या फिर मान के चलो वैसे ही लग्जरी हाउस हों, उनकी जो कीमत है वो कितने परसेंट बढ़ रही है कि 13% की बढ़ोतरी के साथ पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी रफ्तार में थर्ड नंबर पर नई दिल्ली भी है, जिसमें 10.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि पहले नंबर पर मनीला है जिसमें 26% की बढ़ोतरी, दूसरे पर मुंबई है जिसमें 13% की बढ़ोतरी, और तीसरे पर है नई दिल्ली जिसमें 10.6% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है यहाँ के घरों में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है, तो इसका उत्तर है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। अब इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तो 25वां। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या होती है, लिंगानुपात, ठीक है। तो कितना होने की उम्मीद है, तो 952। कब तक की बात की जा रही है, 2036 की। ये कह रहे हैं कि वर्ष 2036 तक भारत में जो लिंगानुपात हो जाएगा, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी, 952 महिलाएं हो जाएंगी। सवाल ये है कि भाई वर्तमान में कितना है, सवाल तो बनता है। तो देखो 2022-23 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था, यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं, 2022-23 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो भारत का जो लिंगानुपात है वो 933 है, ठीक है, 933 है। लेकिन जो 2011 की जनगणना है, उस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो 943 है, ठीक है, और बाल लिंगानुपात 919 है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें याद करने वाली ही होती हैं, एकदम जैसा लिखा होता है वैसे के वैसे फैक्ट याद करने वाले होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, और फिर इसके बारे में जब हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे जब इसको, तब हम और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अगला है कि किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो इसका उत्तर है भारत की जो है मेजबानी में। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में पता है, बिम्स्टेक के बारे में देखो, बिम्स्टेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या मैप लेकर के आए हैं आपके लिए बिम्स्टेक का, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं बिम्स्टेक को। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मैप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बिम्स्टेक का मैप है। चलो अभी के अभी तुरंत के तुरंत उम्मीद करते हैं कि ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये है भारत। देखो बिम्स्टेक में कितने हैं, एक बार देखो, BIMSTEC, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 अक्षर हैं। तो आप याद रखिए इससे कि 7 ही देश हैं बिम्स्टेक में। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक इन 7 देशों के नामों से नहीं बना है, ठीक है, इन 7 देशों के नामों से नहीं बना है। इस बिम्स्टेक की अलग फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ नाम है। लेकिन ये जो 7 देश हैं, वो ये 7 देश हैं। सबसे पहले तो अपने पड़ोसी देशों को देख लो, जैसे कि एक तो ये भारत हो गया हमारा। अब आंखें बंद करके सोचो दूसरा पड़ोसी देश कौन सा है, चलो नेपाल हो गया। आंखें बंद करके सोचो, एकदम आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद करके सोचना, ठीक है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका हो गया, देखो भारत हो गया, ऊपर नेपाल हो गया, नीचे श्रीलंका हो गया, और ऊपर ही आपको पता है भूटान हो गया, ठीक है, 4 हो गए, और बगल में हो गया हमारा बांग्लादेश, 5 हो गए। यानी कि बिम्स्टेक के 5 जो है मेंबर तो हमें वैसे ही याद हो गए। अब म्यांमार आपको याद है या नहीं, चलो भाई म्यांमार भी याद कर लो, क्योंकि म्यांमार भी है इसमें, क्योंकि वो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से लगा हुआ है, ठीक है। और फिर है अगला थाईलैंड, जो कि म्यांमार से सीमा साझा करता है, लेकिन भारत से कोई भी लैंड सीमा साझा या जलीय सीमा साझा नहीं करता। ये 7वां देश है, ठीक है। अब एक बार देखो आंखों खोल के कि भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। अब आंखें बंद करो और एकदम मन मन में सोचो, ये 7 के 7 देश कौन से हैं भाई। भारत है, ऊपर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये 3 देश मिल गए भारत के साथ में, कितने हो गए, 4 हो गए। नीचे श्रीलंका है 5, और अगला है म्यांमार 6 देश। अब इसमें एक थाईलैंड देश और मिल गया है, टोटल कुल मिलाकर के हो गए 7 देश, ठीक है। क्या बिम्स्टेक के सारे मेंबर्स आपको याद हुए या नहीं? अगर याद नहीं हुए हैं,
अगर आपको बिम्स्टेक के जो है इसमें क्या हो गया, हाँ, अगर आपको बिम्स्टेक के मेंबर अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो एक बार आंखें बंद करके सोचो, तुरंत अभी के अभी याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है, तो इसका उत्तर है वॉलमार्ट। फिर है कि वर्ष 2024 की जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई है उसमें कितनी भारतीय कंपनियां हैं, तो इसका उत्तर है 9, ठीक। फिर है कि शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनियों के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है, तो इसका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका 86वां स्थान है, ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका उत्तर है हरियाणा, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, हरियाणा, सारी फसलों को, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि वैसे कितनी फसलों पर एमएसपी दी जाती है? नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने घटनासार में हमने इसकी चर्चा की थी और अच्छे से समझाया भी था कि कितनी फसलों पर जो है एमएसपी दी जाती है, ठीक है। तो अब एक बात दिमाग में रखना कि 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है, 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है, एक फसल पर एफआरपी दी जाती है, और जिस एक फसल पर एफआरपी दी जाती है वो है गन्ना, चलो ठीक है। और जिन 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है उन फसलों में आपको पता होना चाहिए कि जो रबी की फसलें हैं वो रबी की फसलें कितनी हैं। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो है खरीफ की फसलें कितनी हैं, इसमें जो एमएसपी दी जाती है इनमें रबी की फसल कितनी है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें खरीफ की फसल कितनी है, ठीक है। तो रबी की फसलें आपको पता होना चाहिए कि रबी की फसलें हैं 6, ठीक है। कितनी हैं? 6 रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कितनी हैं? खरीफ की हैं 14, 14 और 6 कितने हो गए? 20। बाकी 2 फसलें कॉमर्शियल हैं, ठीक है, बाकी 2 कॉमर्शियल फसलें हैं। अब दिमाग में रखना, अगर स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आए कि एमएसपी के अंतर्गत जो दी जाती हैं, जिन फसलों पर एमएसपी दी जाती है वो रबी की फसलें ज़्यादातर हैं, खरीफ की फसलें कम हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि आधे से ज़्यादा खरीफ की फसलें हैं तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपको दिमाग में रखना है चीज़ें, ठीक है। और ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि सीएसीपी के द्वारा, इसमें सीएसीपी के द्वारा जो है सिफारिश की जाती है एमएसपी के लिए, और जो अंतिम निर्णय लिया जाता है वो कैबिनेट की इकोनॉमिक अफेयर्स की जो कमेटी होती है उसके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगला है कि अलौह धातु क्षेत्र यानी कि नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है, तो उत्तर है इसका दूसरे स्थान पर है। अब इनकी जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट पूरी आगे दी गई है, तो उस लिस्ट पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे, ठीक है। इन सभी देशों की लिस्ट दी गई है। अगला है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। फिर है कि भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में कौन से स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। फिर है कि डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 जो रिपोर्ट है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारतवर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यातकों में कौन से स्थान पर है, तो 8वें स्थान पर है, ठीक है। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनके एक्सपोर्ट के मामले में। फिर है कि कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। फिर है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है उड़ीसा। क्या है? चावल एटीएम है ये, ठीक है, चावल एटीएम निकलेगा। अच्छा, आपको पता है ग्रेन एटीएम भी भारत में खोला गया है, ठीक है। एक बार ना इस तरह का एटीएम कैसा होता है ये देखना चाहेंगे, हम एक बार इस पर देख लेते हैं कि ये कैसा एटीएम होता है, ठीक है। ये हम जो आपको दिखा रहे हैं ये ग्रेन एटीएम है, ठीक है। उड़ीसा ने चावल एटीएम खोला है, ठीक है। आप एक बार फिर भी इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। जो आप सामने चलती हुई न्यूज़ देख रहे हैं ये आपको ग्रेन एटीएम है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ये चावल है, ये नीचे गेहूँ है, ठीक है, नीचे गेहूँ है। तो यहाँ से क्या है, आप जो है ग्रेन निकाल सकते हैं, ठीक है, चावल निकाल सकते हैं। ये जिस तरीके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गेहूँ निकलते हुए दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से उसमें से चावल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसमें इसके तहत क्या है, 1 मिनट में ये लगभग 10 किलो निकाल सकते हैं, और 5 मिनट में अगर हम देखें तो लगभग 50 किलो अनाज को ये निकाल सकते हैं, ये एटीएम, ठीक है।
चलो इसके तहत क्या है कि जो डीलर वगैरह होते हैं ना, वो आगे चल के वो जो है मतलब ऐसा होता है कि बहुत बहुत सारा फेरबदल कर देते हैं और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। उनके साथ ये भी होता है बट्टा बट्टा लगा के उनको कम दिया जाता है, अनाज बहुत ही गंदी क्वालिटी का दिया जाता है। तो इस सब से जो है छुटकारा पा सकेंगे जो जिन जिन को जो मतलब जो इसके योग्य हैं, जो ले रहे हैं अनाज। ठीक है, अगला है कि इस अनाज एटीएम का क्या नाम है। इस एटीएम का क्या नाम है? तो ये जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। कहाँ खोला गया है? उड़ीसा में। ठीक है, अगला है कि किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा यानी कि इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई में है। ठीक है, फिर है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक को मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक, जो कि किसके क्षेत्र को बढ़ावा देगा? ये विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा। ठीक है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो चौथा राज्य बना है। पहले गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान जो है लागू कर चुके हैं। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश विनिर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। फिर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है प्रोजेक्ट नेक्सस। अच्छा, प्रोजेक्ट नेक्सस, सवाल बनता है कि भाई प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है और इसकी शुरुआत जो है किसने की थी? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने की थी, यानी कि BIS ने की थी। ठीक है, संस्थापक देश कौन कौन है? तो भारत है, मलेशिया और फिलीपींस है। 3 देश जो है संस्थापक देश हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। ठीक है, सक्षम बनाना, कैश जो भुगतान होता है उसको सक्षम बनाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। कौन कौन है इसके संस्थापक देश? भारत, मलेशिया और फिलीपींस। ठीक है, चलो अगला है कि स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है विस्तारा। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? विस्तारा। फिर है कि किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है अपनी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। फिर है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो इसका उत्तर है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर तमिलनाडु। ये जो है आपको याद कर लेना है, ये याद कर लेना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि जो है पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले बड़े मुख्य शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात पहले नंबर पर, दूसरा कर्नाटक और तीसरा तमिलनाडु। ठीक है, फिर है कि केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर है झारखंड में। फिर है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये है एम्बर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, एम्बर जो कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है उसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, अगला है कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर है भारत। ठीक है, पहले नंबर पर है चीन, दूसरे पर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे पर है भारत। ठीक, अगला है कि वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो इसका उत्तर है मुंबई, जिसको 24वां स्थान मिला है। फिर है दिल्ली, जिसको 37वां स्थान मिला है। ठीक है, और इन न्यूज को हम आगे चल के और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो और वैसे भारत के इन्हीं शहरों को याद करना जरूरी है और नहीं। ठीक है, क्योंकि यही 2 शहर आए। ठीक है, टॉप 50 में। अगला है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन से हैं? तो पहले पर है भारत, फिर है मैक्सिको, फिर है चीन, फिर है फिलीपींस और फिर है फ्रांस। ठीक है, भारत जो है लगातार कई सालों से इस जो रिपोर्ट आती है इसमें शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IOM के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा, ठीक है। इस बार आपको पता है लगभग 111 दशमलव शायद 22, ठीक है, बिलियन डॉलर का जो है भारत को रिमिटेंस प्राप्त हुआ था, ठीक है। और भारत जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन है ना, इसका 2008 में सदस्य बना था भारत, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। भारत पहले नंबर पर है। भारत पहला ऐसा देश है जिसने 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का रिमिटेंस प्राप्त किया है, ठीक है। सेकंड नंबर पर कोई भी देश नहीं है जिसने 100 बिलियन डॉलर का रिमिटेंस प्राप्त किया हो। भारत है, भारत के बाद मैक्सिको है, चीन है, फिलीपींस और फ्रांस, ठीक। अगला है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है, तो दिल्ली की है, 350वां स्थान है दिल्ली का, ठीक है। अगला है कि ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले शहर कौन से हैं, तो पहला है न्यूयॉर्क, फिर है लंदन, फिर है सैन जोस और फिर है टोक्यो, ठीक है। जो न्यूयॉर्क का शहर न्यूयॉर्क है वो पहले नंबर पर है, ठीक है, न्यूयॉर्क पहले नंबर पर है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा। 9 अप्रैल की न्यूज है, तो इसका उत्तर है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड के बारे में पता है, अगर ये चर्चा में आया है तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी, ठीक है, अंकटाड की। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ठीक। अगला है कि मानव विकास संस्थान ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है दोनों के द्वारा, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सी है, तो वो है उत्तर LIC, ठीक है। LIC हमारी जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस के मामले में सबसे ज़्यादा मजबूत ब्रांड है, ठीक है, LIC का मतलब क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1955 में, ठीक है। अगला है कि लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा है, तो HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक। फिर है कि किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है, तो इसका उत्तर है नीति फॉर स्टेटस। क्या है, नीति फॉर स्टेटस। फिर है कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका उत्तर है अबू धाबी में, जो संयुक्त अरब अमीरात में है, ठीक है। फिर है कि 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका उत्तर है हैदराबाद में। अच्छा, जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन है ना, तो जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन है वो किस किस की पहल है, तो देखो तेलंगाना गवर्नमेंट की पहल है, ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट की पहल है। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके अलावा एक है फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक, ठीक है, एसोसिएशन, ठीक। इन तीनों की जो है साझेदारी है, ठीक है, ये, ठीक, क्या, बायो एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसके आयोजन कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। फिर है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित प्रदेश कौन से हैं, तो देखो कर्नाटक है समूह 1 में, आंध्र प्रदेश है समूह 2 में, असम है समूह 3 में और चंडीगढ़ है समूह 4 में। इसके तहत क्या है ना कि जो इसके तहत क्या है कि दक्षता मतलब निर्धारित की गई है, जिसमें मतलब 100 पॉइंट हैं तो उनमें से 60 से ज़्यादा है तो उसको फ्रंट रनर में रखेंगे, और 50 से 59 पॉइंट 75 के बीच में है तो उसको अचीवर में रखेंगे, और अगर मान के चलो 30 से 49.75 के बीच में है तो कंटेंडर में रखेंगे, और एस्पिरेंट को 30 से कम वाले में रखते थे। तो इसके तहत ये 4 ग्रुप बन गए। अब इन 4 ग्रुप में पहले ग्रुप में कौन आ गया, दूसरे में कौन है, यानी कि फ्रंट रनर में कौन है, अचीवर में कौन है, कंटेंडर में कौन है, इस आधार पर जो है इसको
राज्यों को जो है बांटा गया है। तो समूह एक में यानी कि फ्रंट रनर में कर्नाटक, इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो वो अचीवर में, ठीक, इस तरीके से। तो इनको ना हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे जब हम आगे चल के ये जो न्यूज आएगी हमारी मैगजीन में आगे, तो हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इसको, तो अभी ज़्यादा समस्याओं की बात है नहीं, ठीक है, एक बार हल्का सा बता दिया है। अगला है कि सामाजिक विकास आयोग यानी कि कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका उत्तर है भारत। फिर है कि भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। फिर है कि फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो इसका उत्तर है कुवैती दीनार, ठीक है, कौन सी है? कुवैती दीनार। फिर है कि विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है 10वां स्थान है। फिर है कि ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजार में जो भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो भारत का स्थान चौथा है, ठीक है। फिर कि इस रैंकिंग में शीर्ष कौन से हैं? तो देखो अमेरिका पहले पर है, चीन दूसरे पर है, जापान तीसरे पर है, ठीक है, भारत चौथे पर है, ठीक। अगला है कि अमेरिकी एयर स्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फिर है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 6 नामक जो चर्चा पत्र जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। फिर कह रहा है कि भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% थी। तो कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में कितनी होगी? तो इसका उत्तर है 11.28। एकदम जैसा का जैसा पॉइंट है, एकदम एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। जो ये फैक्ट है जैसा है पूरा लाइन टू लाइन एकदम से याद करके रखना है, ठीक। कि जो भारत में बहुआयामी निर्धनता थी जो तो 13-14 में 29.17% थी, वो 22-23 में 11.28% रहेगी। पीछे का भी याद रखना है, ठीक है, 28 है और ऊपर 17 है, ठीक। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, ठीक। अगला है कि इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़ लोगों को, एकदम ऐसा का ऐसा याद करना है पूरा का पूरा, ठीक है, 24.82 करोड़ लोगों को। फिर है कि किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? तो वो है उत्तर प्रदेश के, और इसमें 5.94 करोड़ बाहर निकले हैं लोग। तो एकदम एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा एकदम याद कर लेना, ठीक है, 5.94 करोड़ लोग, ठीक। फिर है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका उत्तर है दावोस में, ठीक है, क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड, ठीक है, दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर है कि किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया है? तो इसका उत्तर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। और विश्व आर्थिक मंच के बारे में हमने आपको बताया था, विश्व आर्थिक मंच के बारे में बताया था कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये भी बताना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमने कल की क्लास में आपको बताई थी, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में जो हमारा आर्थिकी वाला सेक्शन है वो खत्म हो चुका है। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, विज्ञान से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।